है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ श्रीनगर डल लेक से। वेरी गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। श्रीनगर डल लेक पर एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं। आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें यहीं से बताने वाले हैं। मौसम बेहद सुहाना है श्रुतिका, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, रिलैक्सिंग है। ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है साक्षी, और तापमान बिल्कुल एकदम सामान्य बना हुआ है। पहले तो फिर भी गर्मी हो गई थी, लेकिन अब अच्छा मौसम, सुहाना हवाओं के साथ। और श्रुतिका हम बात भी कर रहे थे कश्मीर की सबसे खूबसूरत बात, या आप कहिए कि श्रीनगर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर अगर लगातार कुछ दिन धूप निकलती है, चिलचिलाती धूप, क्योंकि बहुत ज्यादा थी दोपहर के समय, तो एकदम से कुछ ही दिन के बाद में बारिश हो जाती है और मौसम इस तरीके से सुहाना हो जाता है। और बिल्कुल इसीलिए डल लेक यहाँ पर इतनी खूबसूरत नजर आ रही है कि बस नजरें हटाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा, और इसीलिए आज का बुलेटिन यहीं से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। फिलहाल उस प्लेन को लेकर डीजीसीए के द्वारा कहा गया है कि जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। 270 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। आपको बता दें कि AAIB ने भी मामले की सघन जांच शुरू कर दी है, और ब्लैक बॉक्स का भी डेटा एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। एक अहम जो सुराग है वो ब्लैक बॉक्स ही कहा जाता है, जिससे ये पता चलेगा कि आखिरकार जो आखिरी वक्त था उस दौरान कॉकपिट में क्या कुछ डिस्कशंस चल रहे थे, आखिर वजह क्या रही क्रैश की, वो ब्लैक बॉक्स से पता चलने वाला है। तो देखिए, आपको बता दें कि उस पूरे डेटा को एनालाइज किया जाएगा। जो बातचीत पायलट और ATC के बीच में हुई है, उस सब की बातचीत को एनालाइज करके जांच की जाएगी। मेजर कॉल पायलट के द्वारा पहले ही दे दिया गया था, और उसी के बाद में प्लेन क्रैश हो जाता है। फिलहाल ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। 270 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो देखिए, प्लेन हादसे से जुड़े कई सवाल हैं, और अब चूंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जांच भी और ज्यादा गहन होती जा रही है। और आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स का वो हिस्सा मिल चुका है जो कि बहुत ज्यादा डेटा अपने साथ समेटे हुए। DVR भी मौजूद हुआ था, और DVR को बरामद कर लिया गया। DVR से भी कई सारे जो सुराग हैं वो मिलने वाले। रिपोर्ट में ज्यादा जानकारी देते हैं। अहमदाबाद में प्लेन हादसा कैसे हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी जल्द पता लग सकती है, क्योंकि जांच टीमों को DVR की बरामदगी के जरिए सबसे बड़ी सफलता मिली है। DVR का काम प्लेन की गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना होता है। कैबिन, कॉकपिट और कुछ बाहरी हिस्सों की रिकॉर्डिंग इस डिवाइस में होती है। फ्लाइट के दौरान हो रही गतिविधियों का वीडियो डेटा भी इसमें होता है। इसके डेटा के जरिए प्लेन में बैठे यात्रियों और केबिन क्रू की गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सकता है। जो छत आपको नजर आ रही है, उस छत से DFDR को रिकवर कर दिया गया है। इस तरीके की जानकारी जो है वो दी जा रही है। अब जो DFDR है वो जब उसकी जांच होगी तो उसी से सारा खुलासा होगा कि आखिरकार प्लेन के अंदर क्या कुछ खामी हुई थी, कैसे प्लेन जो है अचानक से 2 मिनट के भीतर क्रैश हुआ। क्योंकि FDR का मतलब होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जांच टीम का दावा है कि DVR की FSL इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत कुछ जानकारी हाथ लग सकती है, क्योंकि ये एक तरह से CCTV की तरह भी काम करता है। राजा रघुवंशी से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि मेघालय से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर राजा की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद में उसकी पत्नी सही सलामत गाजीपुर से मिल जाती है। फिलहाल नार्को टेस्ट की मांग इस पूरे मामले में बिल्कुल, तो राजा के भाई ने ये मांग उठाई है। सचिन का ये कहना है कि जो आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ सके। नार्को टेस्ट होने के बाद में कई सारे जो सवालों के जवाब हैं वो टीम्स को मिल सकते हैं, और कई सारे जो राज हैं उनसे पर्दा उठ सकता है। इसलिए नार्को टेस्ट की मांग फिलहाल जोरों शोरों से उठाई जा रही है। कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर हैं, और उसी सवालों के जवाब चाहता है परिवार की किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट में आपको देते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए एक SIT का भी गठन किया गया है। तो वहीं राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। सचिन का कहना है कि इस टेस्ट से मर्डर की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। सचिन का कहना है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर और बार बार बयान बदलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े कई सबूत मिलने का मेघालय पुलिस ने दावा किया है। फिलहाल वारदात के रिक्रिएशन के जरिए मेघालय पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं सच सामने लाने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उस वीरान पार्किंग स्लॉट पर पहुंची, जहां 23 मई को दोपहर 2 बजे से 2:18 के बीच राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राजा रघुवंशी की लाश जिस वाइसेडोंग फॉल्स से पास मिली
वो रास्ता जो है पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। यहाँ पर गंदगी पड़ी है, झाड़ी झंखाड़ उगाए हैं और यहाँ पर ये जो रास्ते हैं वो इस तरीके से हैं जो आसान नहीं है। और जब राजा रघुवंशी की लाश मिली तो चूंकि यहाँ पर कभी कभार गांव वालों के अलावा कोई आता नहीं है, तो ऐसे में उसकी बॉडी को मिलने में काफी वक्त लग गया, क्योंकि जब वहां पे कोई व्यक्ति गया तभी वो बॉडी मिल सकी। तो वहीं उज्जैन में राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से नारायण बलि पूजा करवाई गई, जिसमें राजा के परिवार के अलावा सोनम का भाई भी शामिल हुआ। सोनम के भाई ने कहा कि अगर बहन दोषी हो तो उसे फांसी की सजा दी जाए। अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि क्या पुलिस दोनों का नार्को टेस्ट करवाती है, और अगर ये टेस्ट होता है तो क्या सच सामने आता है। इंदौर के सनसनीखेज राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि ये साजिश और कितनी ज्यादा गहरी थी। इस सब के बीच में किरदार का नाम सामने आया, आरोपी विशाल चौहान। आरोपी विशाल चौहान के नाम पर ही फ्लैट जो है वो बुक किया गया था। अब इस फ्लैट बुकिंग में ही प्लानिंग प्लॉटिंग मर्डर की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और जो सुराग ढूंढने की कड़ी है उसमें ये पूरी खबर एक अहम किरदार कैसे निभा सकती है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या ने सबको चौंका दिया है। 2 जून को उनका शव मेघालय के शिलोंग की एक घाटी में मिला था। अब पुलिस की जांच में हर दिन नए राज खुल रहे हैं। ताजा खुलासा ये है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल चौहान ने इंदौर के हीराबाग इलाके में अपने नाम से एक फ्लैट किराए पर लिया था। ये फ्लैट 17,000 रुपए महीने के किराए पर लिया गया और विशाल ने 3 महीने का किराया पहले ही जमा कर दिया था। उसने भाई बहन के रुकने का हवाला दिया था। शिलोंग पुलिस को शक है कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जांच में ये भी सामने आया कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी कुछ दिन इंदौर के देवास नाका इलाके में रुकी थी। अब तक इस मामले में सोनम समेत 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। विशाल चौहान, राजा कुशवाहा, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। पुलिस अब कॉल डिटेल्स और टेक्निकल सबूतों के जरिए इस साजिश की हर कड़ी को जोड़ रही है। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश में फ्लैट बुकिंग अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि फ्लैट बुकिंग से लेकर किराए के एग्रीमेंट तक सब कुछ पहले से तय था। अब पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। श्रुतिका, अगली खबर बाबा केदारनाथ धाम के तमाम जो श्रद्धालु हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 42 दिन के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। बिल्कुल, और आस्था का ऐसा सैलाब है कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट जा रहे हैं और 10 लाख तो अभी एक शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि आगे ये नंबर और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो भक्ति का सैलाब केदारनाथ धाम में तो आ चुका है। केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब। बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। 42 दिन में 10 लाख भक्तों ने दर्शन किए। इस बार दर्शन के लिए लागू हुआ टोकन सिस्टम गेम चेंजर बन गया है। मुश्किल रास्ते और खराब मौसम के बावजूद भी बाबा केदार के भक्तों का जोश हाई है। 42 दिन में 10 लाख भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। बाबा केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुले थे। तब से लेकर अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्त धाम पहुंच चुके हैं। हर दिन हजारों लोग बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। इस बार पहली बार टोकन सिस्टम शुरू किया गया, जो सुपरहिट रहा। इस वजह से भक्तों को कम समय में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। मंदिर को दिन रात खुला रखा गया है ताकि हर कोई बाबा के सामने माथा टेक सके। केदारनाथ की चढ़ाई आसान नहीं, फिर भी भक्तों का जुनून देखने लायक है। बारिश हो या ठंड, आस्था का जोश कम नहीं हुआ। जिला प्रशासन भी कमर कस के लगा हुआ है। पैदल रास्ते पर सुरक्षा को लेकर हर जरूरी सुविधा का इंतजाम किया गया है। अभी 4 महीने की यात्रा बाकी है। अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। तो श्रुतिका और मैं डल लेक से ही आपको तमाम देश दुनिया की खबरें बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे। आप गाजियाबाद से यानी उत्तर भारत से हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि पिछले काफी दिनों से कश्मीर में हैं, आपको यहाँ का मौसम कैसा लगा? यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और मैं शायद दिल्ली की गर्मी बिल्कुल भूल चुकी हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर ही मैक्सिमम जो जाता है वो 20 डिग्री, बहुत ज्यादा जो होता है, बहुत ही ज्यादा। उसमें भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और हम तो पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में थे, वहाँ तो 4 डिग्री तक जाता है। अब बिल्कुल कि हमें जैकेट पहननी पड़े और उसके बाद में भी हमें लगे कि ठंड लग रही है, लेकिन उत्तर
भारत में गर्मी का कहर जारी है और राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो 49.4 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। आप सोचिए, यहाँ हम 4 डिग्री की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो जगहें हैं, जिले हैं, वहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। डराने वाली बिल्कुल हालत। तो फिलहाल तस्वीरें भी सामने आई है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी है। वहीं पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के 11 जिलों में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा, IMG के द्वारा जारी कर दिया गया है। हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट में आपको देते हैं। उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से बरस रही आग के चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। हर नए दिन के साथ गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है और इसका असर ये हुआ कि एसी कूलर पंखे राहत देने में फेल साबित हो रहे हैं। दिल्ली में बृहस्पतिवार को तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। सुबह होने के साथ ही पड़ने वाली लू के थपेड़ों के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 11 जिलों में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान के गंगानगर में पारा 49.4 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 47.6 रहा। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर मिल रहा जाम राहत नहीं बल्कि मुसीबत खड़ी कर रहा है। हम सब राजस्थान से कोटा से आए और हम मसूरी घूमने के लिए आए। यहाँ के वातावरण का लुत्फ उठाने के लिए आए। भाई ठंडा वातावरण मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था थोड़ी है। बाकी पर मौसम और यहाँ के मौसम में भी आपको मौसम में बहुत फर्क है। यहाँ पे बड़ा मौसम है, ऐसे शानदार मौसम है। पहाड़ियों का, मसूरी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, आनंद है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। तो वहीं यूपी में भी गर्मी कहर ढा रही है। हीट वेव के चलते 30 जून तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। बीते कई दिनों से हम कश्मीर में हैं। कुछ दिनों से थोड़ी बहुत गर्मी जरूर लग रही थी। हालांकि गर्मी यहाँ इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज मौसम सुहाना है क्योंकि बीती रात बारिश हुई है। कुछ ऐसी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आई है जहाँ पर चिलचिलाती गर्मी से लोगों को बारिश की वजह से राहत मिली है। लेकिन इस बदलते मौसम की वजह से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और 16 जून को तो अच्छी खासी बारिश का प्रेडिक्शन बता दिया, जिसके बाद तो और ज्यादा राहत की सांस लोगों ने ली है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने सबको बेहाल कर रखा था, लेकिन मौसम ने अचानक करवट ली। शिमला, कुल्लू, मंडी और कई दूसरे इलाकों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई और सड़कों पर पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोग तक बारिश का मजा लेते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार और रविवार को भी हल्की बारिश और कुछ जगहों पर ओले पड़ने की संभावना है, लेकिन असली खेल तो 16 जून से शुरू होगा। 16 से 21 जून तक हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अच्छी खासी बारिश होगी। 16 से 21 जून तक पूरे हिमाचल में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं ऊना, कुल्लू और मंडी में अगले 2 दिन तक गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तो बदल गया है, लेकिन जब भी पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो उससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं और ऐसी ही दिक्कतें अब रुद्रप्रयाग में आ रही हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड हो गई है भारी बारिश की वजह से, जिसकी वजह से जो लोग रुद्रप्रयाग जा रहे थे, आगे जा रहे थे, उनको लैंडस्लाइड की वजह से लंबे ट्रैफिक जाम का अब सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर अचानक से मौसम बदला और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। इसी वजह से रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से गौरा माई मंदिर और गौरी कुंड में पानी भर गया। पानी का बहाव ऐसा कि मानो मंदिर परिसर और होटलों के आसपास की गलियां जैसे कोई नदी बह रही हो। इस बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है और कई हाईवे बंद होने की खबर सामने आ रही है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके बाद रास्तों को खुलवाने के लिए मौके पर
जेसीबी के साथ प्रशासन की टीम जुटी हुई है। इस बारिश और लैंडस्लाइड का असर केदारनाथ जाने वाले हाईवे पर भी पड़ा और हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों को वैकल्पिक रास्तों की ओर डाइवर्ट किया गया है। साथ ही पहाड़ों पर जाने वाले लोगों को सावधान रहने का निर्देश दिया गया है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ में प्रहार जारी है। अब नोएडा से भी ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। ऐसे कौन से हालात आ गए कि बुलडोजर चलाना पड़ा? वहां की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नोएडा में अतिक्रमणकारियों पर शामत आई हुई है। अवैध तरीके से कब्जा करने वालों की खैर नहीं। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। नोएडा में जहां जहां अवैध कब्जा, वहां बुलडोजर सरपट दौड़ रहा है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सतीपुर गांव की हैं, जहां अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। यहां अतिक्रमणकारियों ने डूबे क्षेत्र में अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। भारी संख्या में यहां अवैध निर्माण किया गया था, लेकिन अब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और सभी अवैध कब्जे को धराशायी कर करोड़ों की जमीन को मुक्त करा लिया। दरअसल लंबे समय से अथॉरिटी को अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई हुई और दुकानों के बाहर लगाए गए स्टॉल्स को भी हटा दिया गया। कारगिल युद्ध में सबसे पहले भारतीय सेना ने टोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराया था और पाकिस्तान से उसे मुक्त कराया था। और अब कारगिल दिवस क्योंकि बहुत निकट आ गया है, ठीक उससे पहले टोलोलिंग की उन चोटियों के ऊपर एक बार फिर से हिंद के जाबाजों ने कैसे तिरंगा फहराया और गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें सामने आई, आपको दिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय। 26 साल बाद फिर टोलेलिंग की ऊंचाई पर पहुंची भारतीय सेना। 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से टोलेलिंग की पहाड़ी को मुक्त कराकर तिरंगा फहराया था। 23 साल पहले 12 जून की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन कर टोलेलिंग की पहाड़ी पर जीत हासिल की और 13 जून की सुबह टोलेलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। इसी चोटी पर पहुंचकर हिंद की सेना ने ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई। पाकिस्तान से लंबी लड़ाई के बाद टोलेलिंग की पहाड़ियों को दुश्मनों के कब्जे से मुक्त कराकर तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी 2 राजपुताना राइफल्स को दी गई थी और राजपुताना राइफल्स के जवानों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध की सबसे पहली जीत दिलाई थी। इस बार फिर इसी राजपुताना राइफल्स के जवानों ने यहां पहुंचकर तिरंगे के साथ विजय पताका फहराई। श्रुतिका, अगर मैं आपसे पूछूं कि श्रीनगर की सबसे खूबसूरत चीज क्या है तो आप क्या बोलेंगे? मुझे श्रीनगर में सबसे खूबसूरत डल लेक लगती है। और बिल्कुल, और इसी डल लेक को बचाने के लिए यहाँ पर PWD और RNB के द्वारा एक संदेश भी दिया गया है कि सेव डल लेक, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि कश्मीरी तो डल लेक को उतना गंदा नहीं करते, लेकिन जो बाहर से टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं वो कुछ भी कचरा होता है लेक में डाल देते हैं। ये बहुत ही खराब आदत है हमारी कि जो भी हम प्लास्टिक का कंजम्पशन करते हैं उसको डाल देते हैं। ऐसा हमने बाकी जगहों पे सोनमर्ग, गुलमर्ग में भी देखा है। तो हम तो एक ही यहाँ से आशा करेंगे कि आप लोग कचरा अपने साथ ही लेकर जाया करें, कैंपिंग करें तो लेकर डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम भी लगता है। बिल्कुल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर एक युवक ने पुलिस से शिकायत करी और अपने आप को एक महिला से बचाने की पुलिस से गुहार लगाई। और आरोप ये है कि जो युवती है वो ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि युवती की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। युवती ने क्या कुछ कहा है ये आपको दिखाते हैं। जो भी अगले राजा रघुवंशी हम न बन जाए बस। सुना आपने? नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए। जो भी अगले राजा रघुवंशी हम न बन जाए बस। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने यूट्यूबर युवती से रक्षा की पुलिस से गुहार लगाई है। युवक का कहना है कि जिस युवती से उसके इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई वो पहले से शादीशुदा है। लकी ने आरोप लगाया कि वो एक ब्लैकमेलर है जो लोगों को फंसाकर पैसे वसूलती है। हमने उनसे बोला कि पूजा तुम जी क्या कर रही हो, फालतू में बदनामी करवा रही हैं आप। तो इन्होंने बोला कि अब तुमने हमसे शादी कर ली और तुम्हें अपने घर पे रखना पड़ेगा हमें, या वरना तुम जेल जाओगे। फिर जाके इनने डाई पी ली। इनने कही हम मर जाएंगे या फिर तुम्हारा नाम लेकर मर जाएंगे और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा।
पुलिस ने आरोपी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इसमें युवक के द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि युवती के द्वारा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके से पैसे ऐंठने की उसके डिमांड की जा रही है, जिस संबंध में अभी जांच की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यूट्यूबर युवती ने भी एसपी दफ्तर में शिकायत दी है। युवती का कहना है कि लकी ने उससे शादी कर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन अब वो उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। उसके बाद हमारे साथ शादी भी की है, अब हमें रखने के लिए तैयार नहीं है। उनके घर वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि युवती पर पूर्व में भी ब्लैकमेलिंग के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रोजगार का मिशन जारी है और जो सिपाही भर्ती में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहे हैं। लगातार जो रोजगार के तहत मिशन चलाए जा रहे हैं उसमें रोजगार दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी खबर मिली है। आपको बता दें कि यूपी में पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा दी गई है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रदेश में 67 जनपदों में 1174 अविवादित परीक्षा केंद्रों का चयन भी किया गया था। आपको बता दें कि पिछले 8 वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नई पहचान मिली है। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। और इस बीच पहली बार ऐसा होगा कि किसी सुरक्षा बल में इतनी महिलाओं को नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाने हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी आपको बता देते हैं। अहमदाबाद से अगली खबर है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद में अभी भी श्रुतिका 270 से ज्यादा जो मौतों की पुष्टि की गई है, जो मौत हुई है, उनके परिवारजन अपने हैं उनकी डेड बॉडीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच होने के बाद में बॉडीज उनको दी जाएंगी। बिल्कुल, लगातार शव को बरामद किया गया और उसके बाद में शवों की शिनाख्त होनी अभी भी बाकी है, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जितने लोगों की मौत हुई है उन शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग आज भी जारी रहेगी। माना जा रहा है कि करीब 1000 सैंपल लिए जाएंगे, तभी हादसे के मृतकों के शव उनके घर वालों को सौंपे जा सकते हैं। फिलहाल हम पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी शव थे वो पहुंचाए गए थे, पोस्टमार्टम उनका किया गया। कई सारे शवों की डीएनए सैंपलिंग के लिए उनके परिवार वालों को बुलाया गया था। अभी भी 241 में से 50 से ज्यादा परिवारों के जो लोग हैं वो अहमदाबाद नहीं पहुंच पाए हैं सिविल अस्पताल में, और अधिकतर लोगों की जो भीड़ है, जो परिवार है, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे जगह को कसौटी भवन कहते हैं, जहाँ पर इन पार्थिव शरीरों को उनके परिवार वालों को डीएनए सैंपलिंग के बाद सौंपा जा रहा है। एक तस्वीर मृत्युंजय आपको यह भी दिखाएंगे कि एक स्पेशल डेस्क बनाई गई है, जहां पर जो पैसेंजर्स की लिस्ट थी वो वेरीफाई किया जा रहा है। जिन परिवारों ने संपर्क किया अस्पतालों को, उनके नाम और डिटेल्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट के कंप्लीट रिजल्ट आने में कम से कम 72 घंटे लग सकते हैं। इसलिए कई पीड़ित परिवारों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ फैमिली ऐसी हैं जिन्हें डेड बॉडी दे दी गई है। अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की तरफ से ये याचिका दायर की गई है और इसमें चीफ जस्टिस से पीड़ित परिवार को अंतरिम मुआवजे के साथ साथ में गहन जांच के लिए भी कहा गया है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दायर की गई है। इसमें चीफ जस्टिस से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। ये याचिका 2 डॉक्टरों ने भेजी है। साथ ही केंद्र सरकार को विमान हादसे के पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश देने की मांग की है। डॉक्टर सौरभ कुमार और डॉक्टर ध्रुव चौहान ने वकील के जरिए ये लेटर पिटीशन दी है। दोनों डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट से इस हादसे को लेकर केंद्र से हाई लेवल कमेटी के गठन का निर्देश देने की मांग की है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एविएशन एक्सपर्ट और मुआवजे की रकम के सही निर्धारण के लिए बीमा और आर्थिक मामलों के जानकारों को शामिल किया जाए। साथ ही अदालत संबंधित अथॉरिटी को हादसे की वजह से डिटेल जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दें, जिससे फिर ऐसे हादसे न हों।